हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि भाव कारकत्व किस तरीके से फाइंड किया जाता है। मतलब आप भाव कारकत्व की गणना किस प्रकार करते हैं। भाव कारकत्व मतलब हाउ सिग्निफिकेटर। ठीक, तो पहली बात ये कि भाव कारकत्व आप ज्ञात करना चाहते हैं तो भाव कारकत्व का मतलब क्या है। तो देखिए, भाव कारकत्व का सीधा सा मतलब है कि किसी विशेष भाव का रिजल्ट कौन कौन सा ग्रह दे सकता है। ये चेक करना हमारा भाव कारकत्व ज्ञात करना कहलाता है कि किस भाव का रिजल्ट कौन सा ग्रह दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए 9th हाउस है, तो 9th हाउस का रिजल्ट कौन कौन से ग्रह दे सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आप भाव कारकत्व को प्राप्त करेंगे। भाव कारकत्व को प्राप्त करने के लिए आपको भाव चलित कुंडली की आवश्यकता होगी। ये कार्य राशि कुंडली या लग्न कुंडली की सहायता से नहीं हो सकता। आपको भाव चलित कुंडली का उपयोग ही इसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, कृष्णमूर्ति जी ने भाव कारकत्व को ज्ञात करने के लिए 4 नियम दिए हैं। मतलब 4 लेवल के भाव कारकत्व उन्होंने बताए हैं। तो देखते हैं क्या क्या नियम है। तो देखिए, अच्छा, आप इन नियमों को भी केवल पढ़ लीजिए। जब मैं आगे एग्जाम्पल लूँगा तो मैं इसे सही से समझाऊंगा। पहला, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। मतलब जो ग्रह किसी भाव में बैठा है वो ग्रह किसका नक्षत्र स्वामी है, उस वाले ग्रह की बात यहाँ पर हो रही है। अच्छा, इस ग्रह को हम लोग L1 का मतलब लेवल 1 का सिग्निफिकेटर मानेंगे। दूसरा है भाव में स्थित ग्रह, इसे हम लोग L2 मतलब लेवल 2 का सिग्निफिकेटर मानेंगे। ये तो बड़ा क्लियर है कि भाव में स्थित ग्रह, जिस भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो L2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। ठीक है, देखिए, एक भाव में ग्रह बैठा होता है। जैसे मान लीजिए पहले भाव में बुध बैठा है, तो आप कहेंगे जो पहला भाव है उसके अंदर जो ग्रह स्थित है वो है बुध। ये तो L2 हो गया। लेकिन उस भाव का स्वामी, अब मान लीजिए जो पहला भाव है उसके अंदर 7 लिखा है और बुध बैठा है, तो बुध तो उस भाव में स्थित ग्रह है, लेकिन उस भाव का स्वामी कौन है, वो है वीनस, क्योंकि 7 नंबर की राशि का स्वामी वीनस होता है। ठीक है, तो भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह हमारा L3 मतलब लेवल 3 का सिग्निफिकेटर कहलाएगा। और जो भाव का स्वामी होगा उसे हम लोग L4 मतलब लेवल 4 का सिग्निफिकेटर मानेंगे। तो ये 4 सिग्निफिकेटर्स के बारे में कृष्णमूर्ति जी ने बताया है। पहला, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। दूसरा, भाव में स्थित ग्रह। तीसरा, भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। और चौथा, भाव का स्वामी। ये जो सिग्निफिकेटर्स हैं ये घटते हुए क्रम में है। मतलब जो L1 है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, उसके कंपैरिजन में L2 थोड़ा वीक है, L3 उससे ज़्यादा वीक है और L4 सबसे ज़्यादा वीक है। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर सिग्निफिकेटर की बात करें वो है L1, और जो सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है L4। ठीक है, अब हमारे पास एक भाव चलित कुंडली है और इस कुंडली की सहायता से हम लोग भाव कारकत्व को ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पहली बार में ही शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास भाव चलित कुंडली है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक टेबल और चाहिए जिसके अंदर सारे ग्रहों के नाम
उनके नक्षत्र स्वामियों के नाम और उनके उप नक्षत्र स्वामी मतलब सब लोड के नाम हों। ये सब कुछ आपको मिल जाता है जब आप किसी कुंडली का निर्माण करते हैं। तो मैंने उस टेबल को भी यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। पहले कॉलम में सारे ग्रह हैं, दूसरे कॉलम में उनके नक्षत्र स्वामी और तीसरे कॉलम में उनके उप नक्षत्र स्वामी मतलब सब लोड लिखे हैं। इनका उपयोग मुझे करना पड़ेगा। अब आगे मैंने एक टेबल बनाई है। ये टेबल आपने पहली बार में नहीं समझनी है, अब मैं एक एक भाव आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस टेबल के हेडिंग पढ़ लीजिए आप। तो पहला हेडिंग है भाव, मतलब पहला कॉलम भाव। तो भाव 12 होते हैं, तो 12 1 2 3 4 5 6 अप टू 12। अब मुझे सिग्निफिकेटर्स ज्ञात करने हैं, और सिग्निफिकेटर्स कौन कौन है? L1, L2, L3 और L4। तो मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। पहला है L1। L1 मतलब भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। L2 भाव में स्थित ग्रह। L3 भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। और L4 भाव का स्वामी। इसके बाद मैंने सिग्निफिकेटर्स लिखने के लिए भी एक कॉलम बनाया है कि कौन कौन से सिग्निफिकेटर किसी पर्टिकुलर भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है। अब एक बात मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो क्रम यह है कि आप पहले L1 ज्ञात करें, फिर L2, फिर L3 और फिर L4। लेकिन ज़्यादा आसान ये पड़ता है कि पहले आप L2 ज्ञात करें, फिर L1, और इसी तरीके से पहले L4 को ज्ञात करें, उसके बाद L3 को। तो मैं यही रूल अप्लाई करूंगा। पहले मैं L2 फाइंड करूंगा, फिर L1, फिर L4, फिर L3। तो पहले भाव के बारे में देखते हैं। मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। तो मैं L2 को ज्ञात करूंगा। L2 का मतलब है भाव में स्थित ग्रह। तो मैं क्योंकि पहले भाव की बात कर रहा हूं, तो मैं भाव चलित कुंडली में देखता हूं कि क्या पहले भाव में कोई ग्रह स्थित है। तो अगर आप भाव चलित कुंडली को देखें तो पहले भाव में 6 नंबर तो लिखा है, लेकिन वहाँ कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब है L2 में मैंने लिख दिया कोई नहीं। मतलब भाव में स्थित ग्रह, तो पहले भाव में कौन सा ग्रह स्थित है? कोई नहीं। तो जवाब आया कोई नहीं। अब L2 मिल गया मुझे, कोई नहीं, मतलब कोई ग्रह स्थित नहीं है। अब मुझे L1 फाइंड करना है। अब L1 क्या कहता है कि भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। अब एक बात सोचने की ये है कि जब पहले भाव में कोई ग्रह स्थित ही नहीं है तो उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह होगा? उसका भी जवाब कोई नहीं, क्योंकि जब कोई ग्रह होगा तभी तो चेक करोगे कि भाई इसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। तो इसका मतलब है L1 का जवाब भी आपको मिला कोई नहीं। तो ये दोनों कॉलम आपने फिल कर दिए। अब आप बात करते हैं L4 की। L4 का हेडिंग है भाव का स्वामी। तो देखें जरा भाई, पहले भाव में लिखा है 6, और 6 का मतलब कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध। इसका मतलब हो गया L4 में आएगा बुध। ठीक है, तो बुध लिख दिया। अब L3 क्या है? भाव के स्वामी मतलब बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो अगर मैं पहले भाव की बात करूं तो भाव के स्वामी, भाव का स्वामी मतलब बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह। ठीक है, इसका मतलब ये होगा बुध जिस ग्रह का नक्षत्र स्वामी है उस ग्रह की बात हो रही है। तो चलिए इसे हम लोग अपनी टेबल से देखते हैं। तो जो हमारी टेबल का सेकंड कॉलम है उसमें देखिए जो नक्षत्र स्वामी है कहीं पर बुध है? नहीं, पूरे के पूरे कॉलम में कहीं पर भी बुध नहीं है। मतलब बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। इसलिए L3 में भी मैंने क्या लिख दिया? कोई नहीं। ठीक। अब पूरे रो नंबर 1 जो भाव 1 को रिप्रेजेंट करती है वहां पर कितने ग्रह आए हैं? केवल एक ग्रह आया है। तो मैंने सिग्निफिकेटर में उस ग्रह का नाम मतलब बुध लिख दिया। इससे ये क्लियर हुआ कि पहले भाव को केवल बुध सिग्निफाई करता है, या पहले भाव का सिग्निफिकेटर बुध है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं दूसरे भाव के लिए।
तो इसी तरीके से L2 फाइंड करेंगे। तो L2 पर आते हैं दूसरे भाव के लिए। तो L2 मतलब भाव में स्थित ग्रह। अब दूसरे भाव को देखें तो दूसरे भाव में गुरु बैठा है, तो मैंने लिख दिया गुरु, क्योंकि भाव में स्थित ग्रह मतलब गुरु। L2 मिल गया। अब मुझे देखना है L1 कि जो गुरु है उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, या ये कह दीजिए कि गुरु किस ग्रह का नक्षत्र स्वामी है। तो इसके लिए मुझे टेबल में जाना पड़ेगा, कॉलम नंबर सेकंड को देखूंगा तो देखते हैं कि क्या गुरु किसी का नक्षत्र स्वामी है। तो यहाँ मिलता है गुरु, लेकिन गुरु किसका नक्षत्र स्वामी है, खुद अपने आप का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता लग गया L1 में मैं क्या लिखूंगा, गुरु। गुरु क्यों लिखा, क्योंकि गुरु गुरु का ही नक्षत्र स्वामी है। ठीक, या गुरु गुरु के नक्षत्र में स्थित है। ठीक है, तो L1 मिल गया, L2 मिल गया। अब हम आते हैं L4 पर। L4 क्या कहता है, भाव का स्वामी। तो दूसरे भाव की बात हो रही है, तो दूसरे भाव में जो राशि है वो है 6 नंबर। फिर वही बात आ गई, बुध, तो मैंने लिख दिया बुध। और बुध के नक्षत्र में कौन है, कोई नहीं, क्योंकि जैसा रूल पहले भाव के लिए अप्लाई हुआ वैसा ही सेकंड भाव के लिए अप्लाई होगा, रूल थोड़े ना बदल जाएगा। अब अगर मैं दूसरे भाव के पूरी रो को देखता हूं तो यहाँ पर मुझे दो ग्रह दिखाई देते हैं, गुरु और बुध। तो सिग्निफिकेटर वाले कॉलम में मैंने लिख दिया गुरु कोमा बुध। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे भाव को सिग्निफाई करते हैं गुरु और बुध। इस दूसरे भाव के रिजल्ट कौन से ग्रह देंगे, गुरु और बुध। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे भाव की तरफ। फिर मैं L2 फाइंड करूंगा। L2 मतलब भाव में स्थित ग्रह। तो तीसरे भाव में कौन से ग्रह हैं, चंद्र और केतु। तो मैंने लिख दिया L2 के नीचे चंद्र और केतु। अब मुझे देखना है कि चंद्रमा के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है और केतु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। तो इसके लिए फिर मैं अपनी टेबल में आऊँगा, नक्षत्र स्वामी में देखूंगा चंद्र है कहीं, तो पूरी की पूरी टेबल में कहीं पर भी आपको चंद्र नहीं दिखाई देगा। इसके बाद मैं केतु देखूंगा तो केतु भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया चंद्र और केतु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए L1 में मैंने लिख दिया कोई नहीं। अब मुझे फाइंड करना है L4। L4 भाव का स्वामी। तो तीसरे भाव में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो, मतलब वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है ये होता है मंगल। तो इसलिए मैंने L4 में लिख दिया मंगल। अब मुझे देखना है कि L3 को फाइंड करना है, और L3 का मतलब ये हो गया कि भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो मुझे देखना मंगल के नक्षत्र में कौन है, या मंगल किसका नक्षत्र स्वामी है। तो कॉलम नंबर सेकंड में आए तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मंगल मुझे दिखाई देता है। हाँ, मंगल शुक्र का नक्षत्र स्वामी है। ठीक, तो इसलिए L3 हो गया शुक्र, क्योंकि यहाँ पर मुझे उस ग्रह का नाम लिखना है L3 में जो मंगल के नक्षत्र में स्थित है। ठीक, तो मंगल के नक्षत्र में है शुक्र, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र स्वामी मंगल, इसका मतलब है जो शुक्र है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, तो मैंने लिख दिया शुक्र। अब पूरी रो को अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ग्रह मिलते हैं चंद्र, केतु, शुक्र और मंगल। इन्हें मैंने सिग्निफिकेटर में लिख दिया। अब इससे ये डिसाइड हो गया कि जो तीसरा भाव है इसे सिग्निफाई करने वाले ग्रह हैं चंद्र, केतु, शुक्र और मंगल। आगे बढ़ते हैं फोर्थ कॉलम की ओर। तो फोर्थ कॉलम में सबसे पहले देखते हैं भाव में स्थित ग्रह। तो कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, L2 कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब L2 का जवाब कोई नहीं होता है तो L1 का जवाब भी कोई नहीं होगा, मतलब कोई नहीं का जवाब कोई नहीं। तो L2 में कोई नहीं तो L1 अपने आप कोई नहीं हो गया। अब देखते हैं कि L4 देखेंगे। L4 तो चौथे भाव का स्वामी कौन है, गुरु। क्यों, क्योंकि चौथे भाव में लिखा है 9। 9 का मतलब धनु। धनु का जो स्वामी है वो है गुरु, तो मैंने लिख दिया गुरु। और गुरु किसके नक्षत्र में है, गुरु के। ये हम लोगों ने सेकंड भाव को जब कर रहे थे तब चेक कर लिया था। तो गुरु का नक्षत्र स्वामी, गुरु के नक्षत्र में स्थित ग्रह गुरु।
तो अगर अब मैं इस पूरी रो को देखता हूँ तो मुझे केवल एक ही ग्रह प्राप्त होता है जो है गुरु। तो मैंने लिख दिया गुरु। इसका मतलब हो गया फोर्थ हाउस को सिग्निफाई करने वाला केवल एक ग्रह है जिसका नाम है गुरु। आगे बढ़ते हैं पांचवें भाव की ओर। तो फिर पांचवें भाव में देखते हैं तो कोई भी ग्रह नहीं है, तो L2 जीरो हो गया, L2 जी ओ सॉरी कोई नहीं हो गया। अब L2 क्योंकि कोई नहीं है तो L1 अपने आप कोई नहीं हो गया, मतलब कोई ग्रह नहीं है। अब L4, L4 मतलब भाव का स्वामी। अब जो पांचवा भाव है इसके अंदर 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर। अब मकर राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शनि, तो इसलिए मैंने L4 में लिख दिया शनि। अब मुझे ये देखना है कि शनि किन किन ग्रहों का नक्षत्र स्वामी है, मतलब शनि के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। तो मैं टेबल में जाता हूँ, नक्षत्र स्वामी में देखता हूँ तो शनि एक तो चंद्र का नक्षत्र स्वामी है, इसके बाद बुध का नक्षत्र स्वामी है, इसके बाद खुद अपने आप का नक्षत्र स्वामी है और केतु का नक्षत्र स्वामी है। तो चंद्र बुध शनि और केतु मैंने L3 की जगह लिख दिए। अब इन सबको कंबाइन करके लिखते हैं तो बनता है चंद्र बुध शनि और केतु, जिसे मैंने सिग्निफिकेटर वाले कॉलम में लिख दिया। तो पांचवा जो भाव है उसके सिग्निफिकेटर मेरे पास आए चंद्र बुध शनि और केतु। तो यहाँ तक की प्रक्रिया आप समझ गए हैं, तो मैं सारे भाव को नहीं कर रहा हूँ, केवल 10वें भाव को और करके दिखा रहा हूँ। अब 10वें भाव में आए तो सबसे पहले मुझे L2 फाइंड करना है। L2 का मतलब हो गया भाव में स्थित ग्रह। तो 10वें भाव में सूर्य बैठा है, तो मैंने लिख दिया सूर्य। अब मुझे देखना है सूर्य के नक्षत्र में कौन है, तो सूर्य के नक्षत्र में कौन है इसके लिए मैं टेबल में गया। मैंने यहाँ पर देखा नक्षत्र स्वामी में सूर्य कहाँ पर है, सूर्य मंगल के सामने, मतलब सूर्य नक्षत्र स्वामी है मंगल का और सूर्य नक्षत्र स्वामी है राहु का। तो इसलिए L1 में आ गए मंगल कोमा राहु। तो ये L1 और L2 हो गए। अब मैं L4 चेक करूंगा। L4 मतलब भाव का स्वामी। तो जो 10वां भाव है उसके अंदर 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन। इसका मतलब ये हो गया कि जो 10वां भाव है उसका स्वामी बुध है और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये हम लोग ऊपर चेक कर चुके हैं। तो सारे ग्रहों को अगर कंबाइंड करें तो आता है सूर्य बुध मंगल और राहु। मतलब 10वें भाव को सिग्निफाई करने वाले 4 ग्रह हैं सूर्य बुध मंगल और राहु। अब मुझे एक टेबल बनानी है और उस टेबल में ये लिखना है कि किस ग्रह के द्वारा कौन कौन से भाव सिग्निफाई होते हैं। तो मैंने ये टेबल बना रखी है। तो इसके अंदर मैं पहले सूर्य की बात करता हूँ। तो मुझे सिर्फ इसके अंदर पहला जो कॉलम है मेरा भाव वाला कॉलम, इसे देखना है और जो आखिरी कॉलम है सिग्निफिकेटर वाला उसे देखना है। बाकी L1 L2 L3 L4 इन पर अब चेक नहीं करना है, ये कार्य हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर मैं सिग्निफिकेटर में देखता हूँ तो जो 9 नंबर का हाउस है इसके अंदर सूर्य दिखाई देता है। इससे पहले देखिए सूर्य कहीं नहीं था, तो इसका मतलब हो गया सूर्य 9वें भाव को सिग्निफाई करता है। इसके बाद सूर्य मुझे दिखाई देता है 10वें भाव वाले कॉलम और इसके बाद दिखाई देता है 12वें भाव। तो इन्हें मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं जो सूर्य है वो 9वें भाव मतलब 9th हाउस को सिग्निफाई करता है, वो 10वें भाव को सिग्निफाई करता है और वो 12वें भाव को सिग्निफाई करता है। तो इसलिए मैंने अपनी टेबल में देखिए सूर्य के सामने लिखा है 9, 10, 12। तो इस टेबल से आप पहचान सकते हैं कि जो सूर्य है वो 9, 10 और 12 इन भावों को सिग्निफाई करता है। ठीक है। अगर आपको केवल ये चेक करना हो कि 9वें भाव को कौन सिग्निफाई करता है तो वो आप दूसरी पहले वाली टेबल से देख सकते हैं कि 9वें के सामने कौन आ रहा है, सूर्य शुक्र मंगल और राहु। तो यहाँ से आपने ये चेक कर लिया कि 9वें भाव को कौन सिग्निफाई करता है,
सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु। और सूर्य किसे सिग्निफाई करता है, इसे आप लोगों ने दूसरी टेबल से चेक कर लिया कि सूर्य सिग्निफाई करता है 9,10,12, मतलब 9th हाउस को, 10th हाउस को और 12th हाउस को। एक और ले लेते हैं हम लोग चंद्र का, तो उसी टेबल में दोबारा देखते हैं। तो अगर आप चंद्र की बात करें तो वैसे ही मैं पहले कॉलम और आखिरी कॉलम में देखता हूँ। तो चंद्रमा मुझे मिलता है तीसरे भाव में, इसके बाद मुझे चंद्रमा मिलता है पाँचवें भाव में, इसके बाद मुझे चंद्रमा मिलता है छठे भाव में, और इसके बाद मुझे चंद्रमा मिलता है 11वें भाव में। इन सबको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं इसके अलावा चंद्रमा कहीं नहीं है। तो मतलब चंद्रमा एक तो तीसरे भाव को सिग्निफाई करेगा, इसी तरह वो 5th हाउस को सिग्निफाई करेगा, इसी तरह वो 6th हाउस को सिग्निफाई करेगा, और इसी तरीके से वो 11th हाउस को भी सिग्निफाई करेगा। इसलिए मैंने टेबल में लिख दिया चंद्र के सामने 3,5,6,11। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर ग्रह को चेक कर सकते हैं। मैंने पहले से ही लिख रखा है, आप लोग सिर्फ चेक कर ये देख लें कि दोनों टेबल में जो एंट्री हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। इसके बाद आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी कुंडली उठाइए और उसके हाउस सिग्निफिकेटर, भाव कारकत्व को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, अपनी ही कुंडली पर प्रैक्टिस कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रह कारकत्व की। ओके, थैंक यू।